हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जो अपना फोटो केमिस्ट्री का अगला जो टॉपिक आता है वो आता है अपना कौन सा, जेवलॉन्स की डायग्राम। मतलब कि आज के इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, जेवलॉन्स की डायग्राम के बारे में। तो देखो, जेवलॉन्स की डायग्राम को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें पता होना चाहिए कि वास्तव में केमिस्ट्री में होता क्या है, उनके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको वो बातें पता होती है तो जेवलॉन्स की डायग्राम को समझने में आपको बहुत आसानी होती है। सबसे पहली बात तो है कि जेवलॉन्स की डायग्राम है क्या, वास्तव में पढ़ क्यों रहे हैं, इसका मोटिव क्या हमारे पढ़ने का। तो देखो, जेवलॉन्स की डायग्राम जो होता है वो क्या करता है कि हमारे पास जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनमें जो हमारे पास जैसे हमारे पास रिएक्टेंट क्या करेंगे, प्रोडक्ट में चेंज होंगे, तो रिएक्टेंट की जो फिजिकल और उसकी जो केमिकल जो उसकी प्रॉपर्टीज में जो चेंजमेंट आएगा उसको हम लोग एक डायग्राम के थ्रू उसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और उसी को हमारा क्या कहा जाता है, उसी को जेवलॉन्स की डायग्राम कहा जाता है। उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो कुछ बेसिक बातें हैं, उनको सबसे पहले जान लेते हैं। देखो, अभी तक आप लोग क्या पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है कि जैसे बात करते हैं नॉर्मल कंडीशन के बारे में, जो केमिकल रिएक्शन होती है, अपनी नॉर्मल केमिकल रिएक्शन होती है, उनके बारे में बात करते हैं। देखो, नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं। वो आपस में क्या करते हैं, ये करते हैं आपस में कोलिजन करते हैं। क्या करते हैं, आपस में कोलिजन करते हैं। जैसे ही कोलिजन करेंगे इसका मतलब क्या होगा, इनकी एनर्जी इंक्रीज होगी। जैसे एनर्जी इंक्रीज होती है तो ये क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अपने एक्साइटेड हो जाते हैं। और जैसे एक्साइटेड होते हैं वापस में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बात तो होती है किसके बारे में, अपने ये बात होती है नॉर्मल जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में। अब बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में। किसके बारे में, क्योंकि फोटोकेमिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं, तो फोटोकेमिस्ट्री का मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, हमारे पास यही काम होता था कि हमारे पास कोई मेटर होता है, कोई भी मेरे पास क्या होता है, मेटर होता है। इस पे हम लोग क्या करवाते हैं, इस पे हम लोग क्या करवाते हैं, कोई विकिरण इस पे रेडिएट करवाएंगे। जैसे ही विकिरण रेडिएट करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये वाला विकिरण को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। उसको क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा। जैसे एब्जॉर्ब करेगा तो हमारे पास जो ये वाला मैटर है उसके जो मेरे पास जितने भी इसमें क्या पाए जाएंगे, अपने एटम्स पाए जाएंगे, वो सभी क्या करेंगे, इसकी जो विकिरण है इसकी एनर्जी को क्या करेंगे, वो एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, जो एटम्स होते हैं, जो अपने एटम्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, वो हो जाएंगे एक्साइटेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे हमारे पास, एक्साइटेड हो जाएंगे। और जैसे एक्साइटेड होते हैं वो आपस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो गए, अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। किसमें हुए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक्साइटेड थे वापस क्या कर देते हैं, जितनी एनर्जी ली उसको वापस रिलीज कर देते हैं और वापस जैसे थे उसी स्थिति में वापस अपने आ जाते हैं। तो ये वाली जो कंप्लीट प्रोसेस होती है, कहां तक, रेडिएशन आएगी, ऑब्जर्व करेंगे, एक्साइटेड होंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये सारी जो कंडीशन होती है, ये वाली इतनी जो प्रोसेस होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन की, उसको हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। किसके थ्रू समझेंगे, एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। और उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं जेवलॉन्स की डायग्राम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं उसको, जेवलॉन्स की डायग्राम बोल रहे हैं। ठीक है, ये बात होती है। अब जेवलॉन्स की डायग्राम को समझने से पहले और बेसिक बातें होती हैं, उनको भी जानना बहुत जरूरी है। अगर वो बेसिक बातें आपको पता है तो आप ये मान लीजिए कि जेवलॉन्स की डायग्राम आपके एकदम से अंगुलियों पे होगा। बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से हम लोग आपको समझाएंगे। तो देखिए वो कौन सी है, उनको तो बात कर रहे हैं बेसिक बातों के बारे में। तो बेसिक बातों में क्या होगा, देखो आप लोग समझिए, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं किसी मैटर के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी मैटर के बारे में बात करें। मैटर का मतलब ये होगा कि इसमें एटम्स हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस में बने हुए हैं, बहुत सारे एटम मिले हुए हैं और इस मैटर का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। इनके बारे में बात करें। एटम का मतलब ये हुआ कि जो एटम इसमें इस मैटर में जो एटम्स होंगे हमारे पास, वो क्या रहेंगे, एक एटम दूसरे एटम के द्वारा क्या रहेगा, एकदम से बॉन्ड से एक दूसरे से क्या रहेगा, हमारे पास जुड़ा हुआ था। ये वाले के बदले क्या हो जाएगा, हमारे पास बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अगली कंडीशन में क्या होता है, ये कब चेंज होगा, ये वाला जो किस में चेंज होगा, प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है। को किस में चेंज करना है, इसको प्रोडक्ट में चेंज करना है। मतलब कि यही काम होगा कि हमारे पास क्या होगा, इन दो, जैसे हमारे पास ए कोई एटम है, बी कोई एटम है, हमारे पास दो के बीच में हमारे पास क्या है, बॉन्ड है। जैसे कि मान लीजिए ए के मध्य हमारे पास क्या है, बॉन्ड है। इसका मतलब इस वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उस पे क्या करेंगे, रेडिएशन रेडिएट करवाएंगे। फिर ये क्या करेंगे, यहां से हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। और उसके बाद ये किस में चेंज जाएंगे, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, उसके पश्चात क्या बनाएंगे, हमारे पास प्रोडक्ट बनाएंगे। यही तो प्रोसेस हो रही है। तो उसी को समझते हैं हम लोग। देखो, ये वाला जो कंडीशन है उसी को समझने के लिए आपको मैं बताता हूं, कुछ बातें होती हैं। आपको पता होगा कि हमारे पास किसके बारे में बात करें, मैटर के बारे में बात करें। मैटर का मतलब हुआ कि इसमें एटम होंगे और आपको पता है कि एटम एक दूसरे से क्या रहेंगे, बॉन्डिंग
करते रहेंगे, एक दूसरे से जुड़े होंगे। तो जब एटम जो हमारा एकदम से नॉर्मल अवस्था में होता है उसको हम लोग बोल देते हैं उसकी ऊर्जा क्या होती है, हमारे पास निम्नतम होती है। ऊर्जा निम्नतम का मतलब ये बोल सकते हैं कि वो अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है, जहां पर क्या होती है उसकी एनर्जी एकदम से क्या होती है, कम होती है। क्या होता है, जैसे बात कर रहे हैं मेरे पास कोई Cl2, मेरे पास कोई परमाणु है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे Cl और Cl इसमें हमारे पास ऐसे जुड़े हुए हैं। जब ये नॉर्मल कंडीशन में होता है तो हमारे पास क्या होता है, ये वाला ग्राउंड स्टेट में होता है, मतलब कि एनर्जी उसकी क्या होती है, कम होती है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये काम हो गया और इसमें मेरे पास क्या है, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, इस प्रकार से हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन इससे कैसे बने हुए हैं। ये वाला अपने किस में है, ये वाला है अपना कौन सा, ग्राउंड स्टेट में बना हुआ है, GROU, ग्राउंड स्टेट में मेरे पास क्या हुआ है, बना हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इस पे क्या करवाते हैं, विकिरण रेडिएट करवाते हैं। क्या करवाते हैं, जो अपनी रेडिएशन होती है, रेडिएशन इस पे हम लोग क्या करवाते हैं, रेडिएट करवाते हैं। ठीक है, रेडिएशन इस पे क्या करवाते हैं, रेडिएट करवाते हैं। मतलब कि यही हुआ कि हम लोग रेडिएशन करवा रहे हैं किस पे, Cl2 अपना मॉलिक्यूल है उस पे रेडिएशन करवा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उनमें से क्या होगा, कोई एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होगा, उत्तेजित हो जाएगा, एक्साइटेड होगा, क्योंकि ये एनर्जी को लेगा और जैसे एनर्जी को लेगा तो हमारे पास क्या होगा, ये एक्साइटेड होगा। तो ये एक्साइटेड का जो तरीका है, इसका जो एक्साइटेड का इसका तरीका है वो दो तरीके से हो सकता है। अगर आप इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को देखोगे, जब बॉन्डिंग में थे तो उस समय क्या था, एक का जो स्पिन था हमारे पास वो कितना है, +½ मानते हैं, और एक का स्पिन मेरे पास क्या है, -½ है। यही तो है स्पिन। ठीक है, इसका मतलब हुआ, जैसे मान लेते हैं ये वाला इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या हो रहा है, इसने एनर्जी की और ये क्या हो रहा है, एक्साइटेड हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करेगा, यहां से निम्न ऊर्जा से किस में जाएगा, उच्च ऊर्जा में जाएगा, तभी तो एक्साइटेशन बोलते हैं उसको। तो हमारे पास ये वाला जो इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकलकर उच्चतम ऊर्जा में जाएगा वो दो प्रकार से जा सकता है। कितने प्रकार से जा सकता है, दो प्रकार से जा सकता है। इसको ध्यान से समझना, अगर ये समझने में नहीं आ रहा तो आप लोग वीडियो बैक जाके समझ लीजिए इसको। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन मेरे पास एक्साइटेड हो रहा है और वो दो तरीके से हो सकता है। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस स्पिन में है, इसका जो स्पिन कितना यहाँ पे -½ है, तो इसका जो स्पिन है उसी स्पिन के साथ में क्या चला जाए, ऊपर वाली कक्षा में चला जाए। जैसे इसका स्पिन मेरे पास क्या है, इतना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास, इसको थोड़ा सा मैं करके देखता हूं आपको, ये वाला कंडीशन बन गई मेरे पास, एक इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मान लेते हैं, एक ये मान लेते हैं, और इस पे हम लोग क्या करवा रहे हैं, H इस पे हमारे पास क्या है, विकिरण रेडिएट करवा रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन मेरा ऐसा का ऐसा बना हुआ है, ये वाला इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसा का ऐसा रख दिया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, -½ मेरे पास क्या है, स्पिन में है। तो ये क्या करेगा, जैसे विकिरण को लेगा ये एक्साइटेड होगा, और जैसे ये एक्साइटेड होता है तो ये सेम जो स्पिन है उसी स्पिन में जाके हमारे पास क्या हो सकता है, ये अगली वाली कक्षा में एक्साइटेड हो सकता है। जितना -½ था उतना -½ ऐसा कैसा बना हुआ। एक कंडीशन ये बन सकती है कि हमारे पास ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये वाला जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और वो क्या करे, अपना स्पिन चेंज कर दे। यहां पर क्या है, -½ है, तो स्पिन जैसे चेंज करे, जैसे इसमें किसमें हो गया, अपना ये वाला हो गया, इस तरीके से इसका जो स्पिन रहा हमारे पास क्या हो गया, 1/2 हो गया। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। जैसे बात करते हैं इसके लिए, तो हमारे पास क्या है, इसमें अगर आप लोग देखोगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे पास किस प्रकार से हैं, एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास ऊपर वाला है, एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या है, नीचे वाला है। अगर इसको देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर है, एक इलेक्ट्रॉन नीचे है। अब देखो क्या होगा, एक्साइटेशन होगा। एक्साइटेशन का मतलब हुआ कि इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक एक्साइटेड होगा। तो जैसे एक एनर्जी उसमें हम लोग क्या करते हैं, विकिरण डालेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ऊपर वाले कक्षा में जाएगा। ये मान लेते हैं कि जैसे मेरे पास क्या है, ये वाला जाता है किसमें, जैसे ये वाला एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसमें, ये वाला हम लोग ने स्पिन हाफ माना नीचे वाला, तो नीचे वाला जाएगा किसमें, ऊपर वाले कक्षा में। तो एक कंडीशन तो ऐसी बन सकती है कि जिस स्पिन में है, ये वाला किसमें है, -½ में है, इसकी बात कर रहे हैं, तो ये वाला किसमें, -½ में है, तो ये जैसा है वैसा का वैसा ऊपर चले जाए, मतलब ऊपर वाली कक्षा में चला जाए। ये कंडीशन होगी। तो ये तो क्या होगी, ये वाली कंडीशन होगी। एक कंडीशन मेरे पास क्या हो सकती है, एक कंडीशन ये हो सकती है कि ये वाला जो है इसका हाफ है, अगले जैसे हमारे पास क्या करता है, एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा और वो ऊपर वाली कक्षा में एक्साइटेड होगा, जैसे जाता है जैसे इसका स्पिन क्या हो गया, सेम हो गया। तो इन दोनों का स्पिन सेम हो गया। तो एक कंडीशन में तो इसका जैसा स्पिन था वैसा का वैसा बना हुआ है, स्पिन हाफ इसका ऐसा कैसा बना हुआ है, लेकिन इसका एक कंडीशन में तो हाफ जितना इसका स्पिन था वैसा का वैसा है, एक कंडीशन में इसका स्पिन क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर ये बात समझ में आ गई तो समझो कहानी आपको समझ में आ गई। अगर आप लोग देखोगे, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, मल्टीप्लिसिटी। किसका नाम सुना होगा, मल्टीप्लिसिटी, और हिंदी में इसको बोलते हैं बहुलता। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, बहुलता या मल्टीप्लिसिटी, जिसको हम लोग किसके कैलकुलेट करते हैं, 2s + 1 से हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। m बराबर क्या होता है, 2s + 1 होता है। और जो यहाँ पर जो s है वो क्या होता है, हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल है उसका टोटल स्पिन होता है। क्या होता है, उसका टोटल स्पिन होता है।
अब बात करते हैं जब ये ग्राउंड स्टेट में होता है, बात करते हैं इसकी, जब ये क्या है, ये वाला ग्राउंड स्टेट में है। अगर ये ग्राउंड स्टेट में है तो इसकी बात करेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे एक तो है प्लस हाफ स्पिन के साथ में, इसका स्पिन क्या है इस इलेक्ट्रॉन का, इसका है प्लस हाफ, इसका कितना मेरे पास माइनस हाफ है। अगर इसकी बात करें तो हमारे पास इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, सबसे पहले तो हमें किसका, इसका टोटल स्पिन की आवश्यकता होगी, तो टोटल स्पिन कितना हो जाएगा, इस ग्राउंड स्टेट की बात करें तो टोटल स्पिन S बराबर क्या हो जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन का दोनों का जोड़ दीजिए, एक का है प्लस हाफ और दूसरे का है माइनस हाफ, दोनों को कर दीजिए प्लस हाफ माइनस हाफ, S बराबर कितना हो गया 0। तो मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, इसमें इसका मान रख देते हैं, तो हमारे पास जैसे मान रखेंगे 2, हमारे पास m बराबर क्या है 2s प्लस 1, s का मान मेरे पास कितना है यहाँ पे 0, तो जैसे ही इसका मान रखते कितना 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2, तो 0 गुना होगा 0 और प्लस में 1 हो जाएगा। मतलब कि जब हमारे पास इसकी मल्टीप्लिसिटी 1 होती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंगलेट। क्या बोलते हैं इसको, सिंगलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगलेट बोलते हैं। अब कंडीशन ये हो रही ग्राउंड स्टेट में, मतलब कि कोई भी मॉलिक्यूल क्या होता है, सिंगलेट में होता है। अब बात करते हैं इससे एक्साइटेशन में, एक्साइटेशन में इसको देखोगे तो एक कंडीशन में क्या है, एक का स्पिन जैसा था वैसा का वैसा है, दूसरे का स्पिन भी जैसा है वैसा का वैसा है, इसका प्लस हाफ है। तो ऐसी स्थिति में मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वही होगा 2s प्लस 1, टोटल स्पिन कितना हो जाएगा, इसका एक का प्लस हाफ दूसरे का माइनस हाफ, कितना हो जाएगा, ये वापस 0 हो गया, इसमें रखोगे मान तो टोटल कितना आएगा 1। इसका मतलब ये हुआ, ये वाली जो कंडीशन होती है उसको हम लोग बोल रहे हैं कौन सा, सिंगलेट बोल रहे हैं। अगर इसको देखोगे तो इसका कितना मेरे पास, इसका प्लस हाफ इसका भी प्लस हाफ, तो ये वाली कंडीशन क्या बन जाएगी, इसके लिए निकालोगे आप 2s प्लस 1 निकालोगे तो कितना मान हो जाएगा 2, हमारे पास s निकालोगे तो s बराबर क्या है, इसका प्लस हाफ दूसरे का भी प्लस हाफ, तो प्लस हाफ कितना हो गया 1 हो गया। अब 1 की वैल्यू, s की वैल्यू इसमें रख दीजिए तो m बराबर मेरे पास कितना आता है 2 इंटू 1 प्लस में 1, इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास कितना आता है 3। और जब मल्टीप्लिसिटी का मान 3 आता है तो उसको हम लोग कौन सी कंडीशन बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रिपलेट। कौन सी स्टेट बोलते हैं उसको, ट्रिपलेट स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट स्टेट बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मेरे पास क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल पे कोई भी विकिरण आएगी तो वो दो प्रकार की स्टेट बना सकता है। कौन कौन सी, एक तो वही स्टेट जिसमें क्या होता है, वो वाली मल्टीप्लिसिटी क्या होती है उसकी एक होती है तो वो क्या हो गया सिंगलेट, और एक दूसरी कौन सी हमारे पास ट्रिपलेट। मतलब कि जो मॉलिक्यूल है वो दो अवस्थाओं में रह सकता है, सिंगलेट में और ट्रिपलेट में। सिंगलेट कौन सी होती है, जिसमें क्या होता है, जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होता है एक्साइटेशन में जाता है उसका जितना स्पिन होता है वैसा का वैसा होता है, और ट्रिपलेट में क्या होता है स्पिन उसका क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। मतलब कि मॉलिक्यूल दो अवस्थाओं में हो गया, सिंगलेट और ट्रिपलेट में। इसी प्रकार मेरे पास क्या है, ये वाली ग्राउंड स्टेट है तो इसका मतलब हम लोग इसको सिंगलेट है, सिंगलेट को हम लोग एस से दर्शाएंगे, ट्रिपलेट को हम लोग किससे दर्शाएंगे टी से। मतलब कि ये एस से हमारे पास क्या रहेगा सिंगलेट रहेगा, और टी से हमारे पास क्या रहेगा ट्रिपलेट रहेगा। इसी प्रकार ग्राउंड स्टेट भी क्या हमारे पास सिंगलेट है, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी एक आई, और जब मल्टीप्लिसिटी एक होती है तो सिंगलेट, ठीक है। इसी प्रकार जैसे इसकी 3 आई तो ट्रिपलेट हो गया, तो ये वाली कंडीशन हो गई S0। जैसे सिंगलेट होती है तो इसी प्रकार से हमारे पास अन्य इलेक्ट्रॉनों के लिए बहुत सारी हो सकते हैं, मतलब कि S1 S2 S3 S4 इस प्रकार से हो सकते हैं। इसी प्रकार ट्रिपलेट में क्या हो सकता है T1 T2 T3 T4 T5। तो ये बात होती है कुछ बेसिक। तो फाइनली हम लोग अपना जेवलॉन्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं, किस प्रकार से होता है उसको समझते हैं। देखो जेवलॉन्स डायग्राम में हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, इससे हम लोग क्या करवा रहे हैं रेडिएशन रेडिएट करवा रहे हैं। जैसे रेडिएशन रेडिएट कराएंगे एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा, एक्साइटेड हो जाएगा। अब आपको पता है कि एक्साइट कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है वो एक्साइटेड कंडीशन में हमारे पास क्या होता है स्टेबल नहीं होता, तो स्टेबल होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको वापस अपनी कंडीशन में आना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, हमारे पास जितनी एनर्जी को ऑब्जर्व करता है उसको वापस क्या करेगा इमिट करेगा। जैसे इमिट करता है तो हमारे पास किस में आ जाएगा अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो उसी को हम लोग समझाएंगे किसके द्वारा, इस डायग्राम के द्वारा। ये सारी जो प्रोसेस है इसी को हम लोग डायग्राम के द्वारा समझते हैं, और उसी को हम लोग बोलते हैं जेवलॉन्स डायग्राम। देखो क्या होता है, जैसे ये वाला हमारे पास क्या हो गया, कोई भी एटम मेरे पास क्या है, जो एटम के बीच में बॉन्ड है, बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन है उसमें, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या करेंगे इस पे रेडिएशन रेडिएट करवाएंगे। जैसे ही रेडिएशन रेडिएट करवाते हैं हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यही होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन S1 में जा सकता है, या फिर क्या हो सकता है S2 में जा सकता है, या फिर क्या हो सकता है ये वाला किस में जा सकता है अपना S3 में जा सकता है। ये कंडीशन हो सकती है हमारे पास, सिंपल सी बात है, कंडीशन हो सकती है। अब ये वाला अपना हो गया एक्साइटेड हो गया। अब एक्साइटेड के पश्चात वापस क्या होगा नॉर्मल कंडीशन में आने की कोशिश करेगा। यहाँ पर क्या होता है एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास जो मॉलिक्यूल होता है वो 10 की पावर -11 सेकंड के लिए क्या होता है, ये वाला थोड़ी देर के लिए रुकता है, उसके पश्चात वापस किस में आता है अपनी नॉर्मल कंडीशन में आता है। अब जो नॉर्मल कंडीशन में आएगा तो वो दो प्रोसेस से आ सकता है।
ठीक है, जितनी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करता है उस एनर्जी को बाहर निकालेगा, और वो जो एनर्जी बाहर निकलेगी उसके लिए टू फॉर्म होती है, उसकी दो तरीकों से निकल सकती है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो एनर्जी तो रिलीज होगी, एनर्जी जो हमारे पास क्या होगी उसके द्वारा इमिट होगी, और उसी के बारे में बात करते हैं। तो वो दो फॉर्म में निकल सकती है। एक तो कंडीशन हमारे पास क्या होती है, उसको कहा जाता है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन कहा जाता है, उसको नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन कहा जाता है। और एक होती है हमारे पास कौन सी, रेडिएटिव ट्रांजिशन बोलते हैं, रेडिएटिव ट्रांजिशन बोलते हैं। मतलब कि एनर्जी निकलेगी, एक तो विकिरण के रूप में निकलेगी, और एक हमारे पास किसके रूप में निकलेगी, विकिरण विहीन निकलेगी हमारे पास, उसमें मतलब कि कोई विकिरण बाहर नहीं निकलेगी। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं नॉन रेडिएटिव प्रोसेस के बारे में, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन के बारे में। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि जो हमारे पास एनर्जी जो बाहर निकलने वाली है वो विकिरण के रूप में बाहर नहीं निकलेगी। अब भाई विकिरण के रूप में बाहर नहीं निकलेगी तो किसके रूप में बाहर निकलेगी, वो उष्मा के रूप में बाहर निकलेगी। किसके रूप में, हीट के रूप में बाहर निकलेगी। और वो कहां से निकलती है, तो वो निकलती है हमारे पास, जैसे हमारा S3 से है, और S3 से हमारे पास क्या आता है, कोई भी जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किस में आता है, S2 में आता है। मतलब कि S3 से किस में आया, S2 में आया। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो एनर्जी हमारे पास क्या होगी, इमिट होगी, रिलीज होगी, तो वो किसके रूप में निकलेगी, वो उष्मा के रूप में निकलती है, हीट के रूप में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस बोलते हैं। और ये वाली जो प्रोसेस होती है उसमें टाइम बहुत कम लगता है, 10 की पावर -8 सेकंड लगती है। कितनी लगती है, 10 की पावर -8 सेकंड लगती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसमें जैसे ये किस में जा सकती है, S2 से हमारे पास किस में आ सकती है, S1 में आ सकती है, S2 से S1 हो सकती है। मतलब कि ये वाली जो अपना सिंगलेट सिस्टम से किस में आ रही है, सिंगलेट से आ रही है। तो इस प्रकार के जो हमारे पास क्या होते हैं, ट्रांजिशन होते हैं, इस प्रकार जो उसको कहा जाता है आईसी। क्या कहा जाता है उसको, आईसी, इंटरनल कन्वर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, इंटरनल कन्वर्जन कहा जाता है। मतलब कि इनका जो स्पिन होता है वो सेम स्पीड में कन्वर्ट, ये वाला सिंगलेट, ये वाला सिंगलेट, ये वाला सिंगलेट, मतलब सिंगलेट से सिंगलेट, सिंगलेट सिंगलेट, जैसे S3 से S2 में आया। तो ये वाला जो होता है वो एक सिस्टम में ही हो रहा है। इसका मतलब इसको बोल देते हैं हमारे पास आईसी बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल दिया मैंने, इसको आईसी बोल दिया। और यही हमारा कौन सा होता है, इसको कहा जाता है इंटरनल कन्वर्जन कहा जाता है, आंतरिक रूपांतरण कहा जाता है। ये किसके रूप में होता है, हमारे पास नॉन रेडिएटिव प्रोसेस होती है, और ये उष्मा के रूप में एनर्जी को रिलीज कर सकती है। या फिर क्या हो सकता है, या फिर हो सकता है हमारे पास जैसे S3 से था, तो वो S3 वाला किस में जा सकता है, ST3 में जा सकता है। S3 वाला किस में जा सकता है, T3 में जा सकता है। या फिर S2 से जब मेरे पास क्या हो, मॉलिक्यूल ऐसा हो सकता है कि वो किस में चला जाए, T2 में चला जाए। या फिर ऐसा हो सकता है हमारे पास क्या हो सकता है कि S1 से किस में चला जाए, वो अपना T1 में चला जाए। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ISC। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ISC। और ISC का मतलब क्या होता है, ISC का मतलब होता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, सिंगलेट से किस में जा रहा है, ट्रिपलेट में जा रहा है, तो इसको क्या कहता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहा जाता है। तो ये वाली जो प्रोसेस होती है वो भी क्या होती है, नॉन रेडिएटिव होती है। मतलब कि इसमें भी कोई विकिरण बाहर नहीं निकलती है। ठीक है, ये वाला काम हो जाएगा। या फिर हो सकता है कि T3 से हमारे पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन किस में आ जाए, T1 में आ जाए, T2 में आ जाए। या फिर T2 से हमारे पास किस में आ सकता है, वो T1 में आ सकता है। तो ये सभी जो प्रोसेस होती है वो ये वाली क्या हो जाएगी, IC, क्योंकि T3 से T2 में आ रही है, T1 T2 से T1 में आ रही है। तो ये सभी प्रोसेस क्या होती है, IC होती हैं। और ये कंप्लीट जो प्रोसेस होती है वही होती है हमारे पास कौन सी, नॉन रेडिएटिव होती है। इनमें कोई विकिरण नहीं निकलती, केवल जो निकलने वाली जो ऊर्जा है वो हीट के रूप में बाहर निकलती है। किसके रूप में बाहर निकलती है, हीट के रूप में बाहर निकलती है। लेकिन जब क्या होता है, लेकिन जब मेरे पास क्या हो, जैसे इलेक्ट्रॉन ये वाला S1 से जब किस में आता है, वो S1 से जब आता है मेरे पास किस में, S0 में आता है। किससे, S1 से किस में आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा। और एक कंडीशन में क्या हो सकता है, T1 से हमारे पास किस में आए, वो वाला आए हमारे पास किस में, अपनी ग्राउंड स्टेट में आए। तो ये वाली जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है अपनी रेडिएटिव प्रोसेस कही जाती है। कौन सी होती है, रेडिएटिव प्रोसेस। मतलब कि T1 से जब S0 में आएगा, या फिर S1 से किस में आएगा, S0 में आएगा, तो जो अपना इलेक्ट्रॉन होता है वो एनर्जी को बाहर निकालेगा। और वो किस फॉर्म में निकालेगा, वो निकालेगा किसके, विकिरण के रूप में बाहर निकालता है। किसके रूप में निकालता है, विकिरण के रूप में बाहर निकालता है। और जब मेरे पास क्या होता है, जब मेरे पास कोई भी अपना जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, वो एनर्जी को निकालता है, जब वो S1 से S0 मतलब कि ग्राउंड स्टेट में आता है, तो एनर्जी किसके रूप में बाहर निकालेगा, रेडिएशन के रूप में। और जब रेडिएशन के रूप में बाहर निकालता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है अपना कौन सा, इस प्रोसेस को कहा जाता है अपना कौन सा, इसको कहा जाता है फ्लोरोसेंस। क्या कहा जाता है, फ्लोरोसेंस कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? फ्लोरोसेंस कहा जाता है। और इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिदीप्ति। नाम सुना होगा आप लोगों ने, प्रतिदीप्ति। क्या होता है? प्रतिदीप्ति। कि जब कोई इलेक्ट्रॉन S1 सिंगलेट S1 कंडीशन से किस में आता है? S0 अपने क्या है? ग्राउंड स्टेट में आता है, तो उसको कहा जाता है फ्लोरोसेंस या फिर प्रतिदीप्ति कहा जाता है। और ये क्या होती है? अपने रेडिएटिव प्रोसेस होती है। और जब मेरे पास क्या होता है? कोई इलेक्ट्रॉन T1 से किस में आता है? अपनी S0 ग्राउंड स्टेट में आता है, तो ये वाली जो प्रोसेस होती है ये भी हमारे पास क्या होती है? रेडिएटिव प्रोसेस होती है। और इसको कहा जाता है कौन सा? फास्फोरोसेंस। फास्फोरोसेंस प्रोसेस कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? फास्फोरोसेंस कहा जाता है। ये वाला कौन सा होता है? फास्फोरेंस, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको स्फुरदीप्ति। स्फुरदीप्ति प्रोसेस कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? स्फुरदीप्ति प्रोसेस कहा जाता है। तो ये बात होती है हमारे पास किसके बारे में? अपने ज़ेबलोन्स्की डायग्राम के बारे में। किसके बारे में? ज़ेबलोन्स्की डायग्राम के बारे में। तो एक बार फिर से बता देता हूं आपको, ज़ेबलोन्स्की डायग्राम में क्या होता है? ज़ेबलोन्स्की डायग्राम में यही काम होगा हमारे पास। क्या कंडीशन बनेगी? सबसे पहले कोई मेरे पास क्या होता है? कोई परमाणु जो अपना मॉलिक्यूल होता है उसमें क्या करता है? उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एनर्जी को क्या करते हैं? हमारे पास रिलीज अपने एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे मतलब कि एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में गए, ये वाली कंडीशन बन गई। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वापस अपनी निम्नतम अवस्था में आएंगे। तो निम्नतम अवस्था में दो प्रकार से आ सकते हैं। एक तो ऐसी प्रोसेस होती है कि जैसे उच्चतम ऊर्जा से निम्नतम आएगा, मतलब कि एनर्जी को रिलीज करेगा। तो एनर्जी को रिलीज करेगा, वो एनर्जी दो फॉर्म में आ सकती है। एक तो रेडिएशन की फॉर्म में, एक हमारे पास उष्मा के रूप में। तो जब उष्मा के रूप में आ सकती है तो उसमें क्या होता है? वो S3 से S2 में आ सकता है, या फिर S2 से S1 में आ सकता है। और जब क्या होता है? जैसे सिंगलेट से सिंगलेट में आता है, या फिर ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में आता है, तो इसको कहा जाता है IC, इंटरनल कन्वर्जन। जो यहाँ पे IC जो मैं आपको नाम ले रहा हूं उसको कहा जाता है इंटरनल कन्वर्जन। CON क्या होता है? अपना इंटरनल कन्वर्जन। और एक मेरे पास क्या है? जब क्या होता है? जब ये वाला जैसे S3 से किस में आए? T3 में आए, या फिर S2 से T2 में आए, तो ये वाली जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है ISC। और इसको इसकी फुल फॉर्म होती है हमारे पास इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होती है। तो ये वाले जितने भी प्रोसेस होती हैं ये सभी क्या होती हैं? नॉन रेडिएटिव होती है। मतलब कि इसमें जो ऊर्जा बाहर निकलेगी वो विकिरण के रूप में नहीं निकलती है। और जब क्या होता है? जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो S1 से ग्राउंड स्टेट में है, तो इसको कहा जाता है हमारे पास रेडिएटिव प्रोसेस, और इसको कहा जाता है अपना फ्लोरोसेंस। और जब T1 से कोई इलेक्ट्रॉन किस में आता है? ग्राउंड स्टेट में आता है, तो उसको कहा जाता है हमारे पास फास्फोरोसेंस। और ये वाली अपनी कौन सी होती है? ये भी रेडिएटिव प्रोसेस। रेडिएटिव प्रोसेस दो प्रकार से, फ्लोरोसेंस और फास्फोरोसेंस। फ्लोरोसेंस कौन सा? जब सिंगलेट से ग्राउंड स्टेट में है, फ्लोरोसेंस। जब ट्रिपलेट से सिंगलेट अपनी कौन सी में है? ग्राउंड स्टेट में है, फास्फोरोसेंस। ये वाली बात होती है किसके बारे में? ज़ेबलोन्स्की डायग्राम के बारे में। वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताएंगे। वीडियो हमारे को समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना होता है आप कमेंट बॉक्स में जाएं और जल्दी से अपना जो भी क्वेश्चन होता है उसको टाइप कर दीजिए। हम आपको तुरंत उसका रिप्लाई देंगे, तुरंत रिप्लाई देंगे। इतना गारंटी है मेरा, तुरंत आपको मैं रिप्लाई दूंगा कि वास्तव में जो आपका आंसर बनता है वो कैसा होता है। तो आप लोग अपना ये वाला डायग्राम बना लीजिए। इसको ही कहा जाता है अपना कौन सा? ज़ेबलोन्स्की डायग्राम बना लीजिए। इसको पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद आप लोग इसको अच्छे से बना लीजिए।